मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। अभी फर्स्ट सेशन में आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं आप लोग हैंड रेज करिएगा। मैं सबको चांस मिलेगा, मैं एक एक से नंबर से जिसका नाम बोलूंगी बस वही बोलें। एक साथ 2-3-4 लोग बोलते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो पहले आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स पूछ लीजिए, फिर नेक्स्ट जो होगा 40 मिनट बाद उसमें फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी थोड़ा। तो आप लोग हाथ खड़ा करते जाइए किस किस को पूछना है, तो मैं उनका अनम्यूट करती जाऊंगी। किसी को भी कुछ नहीं पूछना? एक भारती आंटी, चलिए शुरू करते हैं। मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। हाँ, आप अनम्यूट करिए, होता है आपसे। हाँ। ये मैं आपसे पहले पर्सनली भी पूछा था, वो एक्चुअली भी वो आपने भेजा था पर मेरे से वो डिलीट हो गया। ये कौन सा जीव कौन से नरक तक जा सकता है उसके बारे में जरा सा। कौन सा जीव कौन से नरक तक जा सकता है? जैसे शेर होता है वो 6 तक जा सकता है और मगरमच्छ 7 तक जा सकता है। हाँ, वैसे आपने बताया था। ठीक है। हाँ, इसका आंसर कौन बताएंगे? हाँ, पारुल बोलिए। एक मिनट रुकिए, अनम्यूट मैं करती हूँ। अब करिए। नहीं हो रहा। अब करिए पारुल। सैली पंचेंद्रिय होते हैं वो पहले नरक तक जा सकते हैं और जो पानी के होते हैं वो दूसरे नरक। चलिए पारुल, आपका नेट स्लो है। पारुल रुकिए। मैं बताऊं? सब लोगों को नहीं बोलना है। हाँ बोलिए, मधु जी बोलिए। पहले नरक के तो असैनी पंचेंद्रिय जी जा सकते हैं। पहले नरक तक ऐसे नहीं, असैनी पंचेंद्रिय जी। देखिए बोलने का बहुत फर्क पड़ेगा। पहले नरक तक असैनी जा सकते हैं, इसका मतलब और कोई नहीं जा पाएगा पहले नरक में, ऐसा अर्थ हो जाएगा। फिर सैनी पंचेंद्रिय जी पहले नरक में नहीं जा पाएंगे। प्रथम नरक तक जा सकते हैं। हाँ, ऐसे असैनी पंचेंद्रिय जी प्रथम नरक तक जा सकते हैं। हाँ, और सरीसर होते हैं पानी के। हाँ, वो दूसरी नरक तक जा सकते हैं। हाँ, पक्षी तीसरी नरक तक जा सकते हैं। सांप चौथे नरक तक जा सकते हैं। शेर 5वें नरक तक जा सकते हैं और स्त्री 6ठे नरक तक जा सकती है और पुरुष 7वें नरक। पुरुष और महामत्स्य
पुरुष और महामत्स्य वो 7वें नरक तक जा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। शेर कहाँ पे जा सकते हैं? शेर 5वें नरक तक, शेर 5वें नरक तक जा सकते हैं। इसको इसी तरफ से समझना जैसे भी मैंने बताया ना। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो उसका अर्थ अलग निकल, जैसे अभी ऐसा पूछे जाए कि मनुष्य कौन से नरक तक, पुरुष कौन से नरक तक जा सकता है, तो उसका जवाब है पुरुष 7वें नरक तक जा सकता है। तो पुरुष पहले नरक में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? मनुष्य पुरुष जा सकता है। लेकिन अगर हम उल्टा बोल देंगे ना कि पहले नरक तक तो ऐसा नहीं जा सकता है, तो फिर और जीव कोई जा ही नहीं पाएंगे, ऐसा उसका अर्थ हो जाएगा। इसलिए 7वें तक जा सकता है, इसका मतलब वो 6ठे में भी जा सकता है, 5वें में भी जा सकता है, 4थे में भी, 3रे में भी, 2रे में भी, पहले में भी। जैसे उसने परिणाम किए हों उस हिसाब से वो जा सकता है, ऐसा। मगरमच्छ भी जा सकता है 7वें ना, मैंने कहीं पढ़ा था, किताब नहीं पढ़ा था। मगरमच्छ भी, और मत्स्य का अर्थ है यहाँ मछली। मत्स्य का अर्थ होता है, मगरमच्छ नहीं होता है वैसे, मत्स्य का अर्थ मछली होता है। महामत्स्य का मतलब है बड़ी बड़ी मछलियां, जो शार्क, वेल, जो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं वो कहलाती हैं महामत्स्य। मैक्सिमम लिमिट का मतलब ये? हाँ, ये मैक्सिमम लिमिट है। इससे नीचे जैसे शेर है तो वो 5वें नरक तक जा सकता है, 6ठे में नहीं जा सकता कोई शेर, ऐसा मैक्सिमम लिमिट है। चलिए, और किसको पूछना है? दीदी आपने बोला था एक मिनट रुकिए, देखिए आप लोगों को मैं इसलिए, व्यवस्था है ये, कोई आपको जिनको ही पूछना है, आप चाहे वीडियो चालू करके ऐसे हाथ खड़ा करें, चाहे आपने इसमें ऐप में हैंड रेज करें, तो वो सब 2-3 लोग एक साथ बोलते हैं ना, तो टाइम भी वेस्ट हो जाता है उसमें फिर। हाँ, अनीता जी बोलिए। हाँ, असैनी पंचेंद्रीय जीव पहले नरक से नीचे नहीं जा सकता है। हाँ, 4थे नरक में क्या बोले आप? 4थे नरक में 4थे नरक तक कौन जा सकता है? हाँ, इसका जवाब बताइए। अनीता जी कोठारी, आप ही बताइए इसका जवाब। दीदी आप बोल रहे थे कि नारकी वापिस नरक में नहीं जाती। एक मिनट रुकिए, पहले उसका जवाब दे चाहिए जो प्रश्न। 4थे नरक तक कौन सा जीव 4थे नरक तक जा सकते हैं? अनीता आंटी, मैं आपको आंटी बोलती हूँ और ये एक और अनीता जी हैं, तो वो दो अनीता हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, आपको मैं आंटी बोलती हूँ। चलिए, आप जवाब दे दीजिए इसका। हाँ, दे दीजिए। सर्प जा सकता है 4थे नरक में। हाँ, जो सर्प होते हैं, नाग, सर्प, सांप, जिसे जो भी कहें, वो 4थे नरक तक जा सकते हैं। चलिए, हाँ, अब बोलिए अनीता जी कोठारी, आप बोलिए। हाँ, अनम्यूट करिए। नारकी वापिस नरक में नहीं जाती है। हाँ, ठीक है, तो फिर ये वापिस अब बोलते हैं पर केवल मनुष्य और तिरंजी नरक में जाएंगे। हाँ, तो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाना मेरे को ये कि नारकी वापिस नरक में भी नहीं जाएंगे, और फिर बार-बार उनके 8 बार जन्म होना, 7 बार जन्म होना। देखिए, बार बार जो हो रहा है ना, बार जो हो रहा है, उसका मतलब है कोई मनुष्य तिरंज मर के पहले नरक में गया है ना, फिर पहले नरक से निकलकर वापस वो मनुष्य या तिरंज ही बना, और फिर वो मनुष्य तिरंज बन के वापस रिपीट, जस्ट अभी तो नरक से निकला था, मनुष्य बना और फिर वापस से नरक में, फिर वहां से निकल के तिरंज बना, फिर वापस पहले नरक में, फिर वहां से निकल के वापस कुछ भी मनुष्य तिरंज बना, फिर वापस पहले नरक में। तो ऐसा रिपीट करे तो कितनी बार रिपीट कर सकता है? तो ऐसे 8 बार कर सकता है, यानी बीच में एक भाव तो मनुष्य तिरंज का लेना पड़ेगा। नरक से निकल के कंटिन्यू नरक से नरक नहीं होगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि नारकी वापस नरक में नहीं जाता, ऐसा नहीं, ये तो सही बात है, नारकी वापस नरक में नहीं जाता, तो जस्ट तुरंत वो वापस नहीं जाता, वो बीच में मनुष्य तिरंज बन के ही वापस नरक में जाएगा।
और क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं उसको कंटिन्यू नरक में जाने का, इसलिए वहां कह दिया लगातार जाए। तो लगातार का मतलब यही है कि ये नियम तो कभी भी नहीं छूटेगा कि वो नरक से दोबारा जस्ट नरक में चला जाए। वो नियम तो बराबर है कि नरक से जस्ट दोबारा नरक में नहीं जाएगा। नरक से निकलेगा तो मनुष्य तिरंची बनेगा, फिर वापस से नरक में, फिर वापस मनुष्य तिरंची बना, फिर नरक में, ऐसे कंटिन्यूस एक भाव बीच में ले लेके करे तो पहले नरक में 8 बार, दूसरे में 7 बार, इस तरह से वो क्रम चलता है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अब हाँ बोलिए बोलिए। तीर्थंकर नहीं बन सकते, चौथे नरक से निकल के मोक्ष जा सकते हैं, तीर्थंकर नहीं बन सकते। हाँ, हाँ। सुधा जी रुकिए आंटी, 1 मिनट, मैं नंबर से बोल रही हूँ, सबको चांस दे रही हूँ। सुधा जी बोलिए। सरीसर्प होते हैं, पानी के कुछ सांप होते हैं, उनको सरीसर्प के अंतर्गत लेते हैं। पानी में नहीं, मछली नहीं आएगी ना, मछली अलग ली है। अब वो ऐसा ही शब्द मिलता है, उसमें क्या क्या लेना है इतना ज्यादा डिटेल नहीं मिलता है। सरीसर्प का आता है, तो उस टाइप के जो भी हैं उससे रिलेटेड, इनकी भी कई तरह की जातियां होती है ना, तो उस जाति के जो भी और हों वो उसके अंतर्गत ले लेंगे। हाँ, अब पारुल बोलिए। शैल तो शंख को बोलेंगे ना, शंख जैसा, वो तो 2 इंद्रिय होता है। शैल शंख तो वो तो नरक जा ही नहीं सकता है, वो तो जो पंचेंद्रिय होंगे ना वही जा पाएंगे। पारुल बोलिए। भाभी, ये 7वें नरक से निकल के क्रूर मतलब वाइल्ड एनिमल बनते हैं, जैसे शेर वगैरह, हाँ, तो वो मर के वापस नरक ही जाते हैं। हाँ, ये भी नियम है। 7वें नरक से निकल के कुछ भी वाइल्ड एनिमल बनेंगे और दोबारा वो वापस नरक में ही जाते हैं, फिर ऐसा ही नियम है। हाँ, आशा आंटी बोलिए। आशा आंटी अनम्यूट करके बोलिए। एक ही भाव का गैप पड़ेगा बार बार में जाने में, या 2-3 भाव के नहीं, बाद भी गिना जाएगा? एक ही भाव के गैप बाद में जाएंगे, यानी एक भाव बाद ही तुरंत, तब तो लगातार बोलेंगे, नहीं तो लगातार नहीं बोलेंगे फिर उसको। अगर 2-3 भाव किसी और दूसरे जीव बन गया, वो नरक में नहीं गया, तो फिर लगातार नहीं कहेंगे उसको। हाँ, शशि जी बोलिए। ये जो लगातार आप बोल रहे हैं, ये उसी नरक में बोल रहे हैं ना, जैसे 7वें नरक से मिलकर पहले नरक में आ गया, नहीं, तो लगातार नहीं होगा। नहीं, लगातार उसी नरक में। शशि जी बोलिए। जैसे आपने बताया कि मनुष्य निकलता है नरकों से, फिर वापस दूसरे जन्म लेके वापस नरकों में आता है, तो ऐसा भी काल परावर्तन कितनी बार होता है नरक का? इसको काल परावर्तन नहीं कहते, लेकिन वो उसमें एक अपने प्रश्नों में दिया है कि ऐसा लगातार अगर पहले नरक में जाए तो कितनी बार जा सकता है, दूसरे में जाए तो कितनी बार जा सकता है, तो वो उसको काल परावर्तन नहीं बोलते। वो कंटिन्यू अगर ऐसा, और नरक में कंटिन्यू का मतलब है बीच में एक भाव कोई मनुष्य तिरंज का लेकर फिर उसी पर्टिकुलर नरक में जाए वापस से, तो वो उसके यहाँ पर अपने को दिए हैं कि पहले नरक में 8 बार जा सकता है, दूसरे में 7 बार जा सकता है। इस तरह की यहाँ पर नियम दिए हैं, ऐसा नियम ही है इस तरह की। अगर कंटिन्यू जाए तो इतनी ही बार वो जा सकता है। हाँ, मधु जी आपको पूछना है? नहीं पूछना। हाँ, चित्रा आंटी बोलिए। सारे क्वेश्चन यस नो आएंगे या डिटेल वाले भी आएंगे? नहीं, डिटेल वाला कोई भी नहीं आएगा। जैसे अभी आपको पेपर में दिए थे ना 2 टाइप के, एक तो जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं वो वाला आएगा, और यस नो वाले आएंगे। 2 तरह के प्रश्न आएंगे, 4 ऑप्शन वाले आएंगे, उसमें से एक ही सही होगा, बस एक पे आपको बटन दबाना है। और एक हाँ ना वाले जो प्रश्न आएंगे उसमें से भी या तो हाँ सही होगा या ना सही होगा,
तो वो उसमें भी एक ही दबाना है आपको। भारती आंटी बोलिए। मैं पूछ रही थी, जो नरक के आपने जो बोला ना 10,000 वर्ष और 90,000 वर्ष पहले पटल का, तो ऐसे करके सबका याद करना है कि सबकी अलग अलग? नहीं, मैंने नहीं, कल भी मना किया था आपको। पटलों की अलग अलग आयु हमने बताई भी नहीं है आपको, और अलग अलग याद करनी भी नहीं है। केवल पहले नरक के पहले पटल की बताई है, वो भी अपन श्रेणिक राजा की आयु देखते हैं इसलिए। इसके अलावा जो अपने को सूत्र में आयु दी है, सूत्र में जो आयु दी है, देशवेक त्रि सप्तदश शब्ददश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति, वो जो आयु दी है वो उत्कृष्ट आयु, और आगे आगे के नरकों की पीछे पीछे के नरकों की जो उत्कृष्ट आयु है वो आगे आगे के नरकों की जघन्य आयु हो जाती है। उस हिसाब से उत्कृष्ट और जघन्य आयु अपने को याद करनी है, और ज्यादा डिटेल वाली आयु अपने को याद नहीं करनी है। और फिर किसी की इच्छा हो यानी दिमाग हो और करना चाहें और तो कर सकते हैं, ऐसी मेरी तरफ से मनाही नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं, उसमें आपको जरूरत नहीं है। चलिए, और कोई है? मुझे हाथ दिख नहीं पा रहा है। हाँ, वीना भाभी बोलिए, कोटा वाले। जो पानी के सांप है वो कौन से नरक तक जा सकते हैं? आपने पेपर में तो दूसरे नरक तक बोला है, और जब पढ़ाया था तब तीसरे नरक तक। पानी के सांप तीसरे नरक तक ही जा, अलग अलग लिखा है क्या मैंने? दूसरे तक ही लिखा है। पक्षी है तीसरे नरक तक, तो पक्षी है तीसरे नरक। नहीं, वो सांप को लिखवाया है चौथे नरक तक। देखिए, ये सरीसर्प में और सर्प में फर्क है। सरीसर्प है वो पानी का सांप है, और जो सर्प है, सर्प यानी इसमें जो मैंने आपको फोटो खींच के भेजी थी किसी बुक की, उसमें भुजंग शब्द लिखा है उसके लिए, तो वो भुजंग कहें, नाग कहें, सांप कहें, वो चौथे नरक तक है। पानी के सांप दूसरे नरक तक हैं, और पक्षी तीसरे नरक तक हैं। एक बार फिर से सब मिला लीजिए, आप लोगों ने जो लिखा हो या कुछ, तो एक बार मिला लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो। दीदी, एक बार कुछ पूछना है। हाँ, बोलिए। मुझे ये पूछना है, जैसे आपने बताया था श्रेणिक राजा की, तो श्रेणिक राजा की तो 84 जागृत है ना? हाँ, तो वो कौन से पटल में है? उनकी 84,000 वर्ष की आयु है, तो वो कौन से पटल में होंगे? तो पहले नरक में है ना? पहले नरक में है। पहले नरक में 13 पटल हैं, तो वो कौन से पटल में होंगे 13 में से? पहले में होंगे ना? हाँ, तो बस इतना देखने के लिए, क्योंकि उनकी आयु 84,000 वर्ष है, और पहले नरक में 10,000 वर्ष से लेके 90,000 वर्ष तक के जो आयु वाले नारकी हैं, वो सब पहले पटल में ही हैं। उसके नीचे फिर 90,000 से ज्यादा आयु वाले हैं दूसरे पटल में, इसलिए वो हम श्रेणिक। हाँ जी, जैसे आपका क्वेश्चन आएगा मिनिमम तो 10,000 वर्ष है। हाँ, देखिए, प्रश्न पटल के हिसाब से नहीं आएगा, चिंता नहीं करें। ये तो केवल जानकारी के लिए कुछ, ये जो नोट्स है ना, वो नोट्स कुछ इसलिए भी हैं कि अपने को थोड़ी हमने पढ़ाई की है, तो सारा खाली एग्जाम ही नहीं है, हमको बाद में भी याद रहे, कुछ जानकारी रहे, इसके लिए ये बातें भी इसमें दी गई हैं। तो एग्जाम में केवल जो अपने सूत्र में आयु दी है, जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु, उतनी ही पूछेंगे। पटलों की आयु अलग से नहीं पूछेंगे, कौन से पटल में कितनी आयु है। आपने अभी दिया ना, लोग कहते हैं, ये हमारा गलत था, कि आकाश से जो होगा, आकाश को छोड़कर शेष 5 कर दे। प्रश्न क्या है? लोग किसे कहते हैं? लोग कहते हैं। हाँ, मतलब प्रश्न वो हुआ कि लोग किसे कहते हैं, तो लोग किसे कहते हैं? आकाश होगा ना? नहीं, नहीं, ये आंसर नहीं है। लोग किसे कहते हैं? आकाश को छोड़कर 5 के समूह को। नहीं, 6 द्रव्यों के समूह को लोग कहते हैं। गुणों के समूह को तो द्रव्य कहते हैं। अब आप मेरी सुनिए, 6 द्रव्यों के समूह को लोग कहते हैं। अच्छा, विश्व का चक्कर में हमारा। हाँ,
जो विश्व है वही लोक है। 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। जहाँ 6 द्रव्य पाए, देखिए लोकाकाश और अलोकाकाश ये जो विभाजन करते हैं, तो आकाश द्रव्य का वो हिस्सा जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं, आकाश तो है ही है, और बाकी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल भी जहाँ पाए जा रहे हैं, तो 6 द्रव्य कुल मिला के जहाँ पाए जा रहे हैं वो हिस्सा कहलाता है लोकाकाश। और इसके अलावा आकाश द्रव्य का जो हिस्सा है जहाँ बाकी के 5 द्रव्य नहीं है वो कहलाता है अलोकाकाश। तो लोक किसे कहते हैं कि जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं, यानी 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं, विश्व कहते हैं, दुनिया कहते हैं, एक ही बात है। हाँ जी, अनीता जी बोलिए, अनीता जी कोठारी। आपने बोला था कि प्रथम नरक के प्रथम पटल में ग्रहण आयु 10,000 वर्ष है। हाँ, और उत्कृष्ट आयु 90,000, तो एक सागर लिखेंगे कि 90,000 वर्ष लिखेंगे? देखिए प्रथम नरक की उत्कृष्ट आयु, प्रथम नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर है। प्रथम नरक की उत्कृष्ट, वो प्रथम नरक के प्रथम पटल की उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष है। ठीक है ना? आप अभी इस पटल को भूल जाइए, वो पटल को अभी आप भूल जाइए, आप उतना ही याद रखिए। वो मैंने इसलिए आपको नोट्स में दे दिया था कि भी अपने को थोड़ा इतना सा ख्याल में रहे, इसलिए अपन ने थोड़ी चर्चा भी की थी कि श्रेणिक राजा कौन से पटल में है। इसलिए अभी आपको यही याद रखना है, पहले नरक की जघन्य आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु 1 सागर। दूसरे नरक की जघन्य आयु 1 सागर प्लस 1 समय, और जघन्य आयु 3 सागर। इस तरह से आपको याद रखना है। हाँ अंकल बोलिए। हाँ बोलिए। एक तो ये था कि 142 पेज पे श्रेणीबद्ध बिलों की गहराई बताई गई है। श्रेणीबद्ध बिलों की गहराई, हाँ ठीक है। और इंद्रक बिलों की भी बताई गई है। तो इंद्रक बिलों की जो गहराई है वो मान लो 1 कोस है। हाँ, जो श्रेणीबद्ध बिल है उसमें लिखा है कि इंद्रक बिलों की गहराई से तिहाई और अधिक है। तो 1 से 1/3 होगा क्या? हाँ शायद ऐसा ही कुछ होगा। तिहाई अधिक है ना, तो 1 से 1/3 कोस, फिर उसमें आधा आधा कोस बढ़ा बढ़ा के इसी तरह से वो होगा। तो दूसरे की 1 से 1/2 हो गई इंद्रक बिल की, फिर उसका 1/3 करके फिर बढ़ाएंगे क्या उसमें? हाँ, जो इंद्रक बिल है उन इंद्रक बिलों की गहराई से तिहाई अधिक है। उसी जितनी उसकी आई है ना इंद्रक बिल की, उससे ही 1/3 प्लस करके फिर बढ़ाएंगे। हाँ, एक मिनट रुकिए अंकल, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। किसका म्यूट? जिनको पूछना है वो पहले से अनम्यूट करके नहीं रखें, बस हाथ ऊंचा करें। हाँ अंकल अब बोलिए। जो पूर्व प्रकरण बिल है, हाँ, वो श्रेणीबद्ध बिल और इंद्रक बिलों के बराबर की गहराई है। हाँ, ये मतलब हुआ ना इसका? हाँ मतलब इन दोनों की जितनी गहराई है उस गहराई को प्लस करेंगे। देखिए एक मिनट, वो चार्ट्स हैं पूरे, वो सब कैलकुलेशन किए हुए कि कितनी कितनी इनकी गहराई आती है। मैं आपको वो चार्ट भेज दूंगी अलग से। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको गहराई को अपने को याद करने की इतनी वो नहीं है। इसमें लोक की उत्तर दक्षिण मोटाई कितने राजू है? 7 राजू। उत्तर दक्षिण मोटाई का मतलब है वो गहराई, वो गहराई है, वो 7 राजू है। लोक के तल भाग की, ये जो लोक का अपना ये है ना,
देखिए ये जो अपना लोक का ये नक्शा होता है, तो ये तल भाग की चौड़ाई, ये तल भाग की चौड़ाई 7 राजू है, ये 7 राजू है। और जो उत्तर ये है पूर्व पश्चिम, ये पूर्व पश्चिम है, और उत्तर दक्षिण ऐसे जाएगी। अंदर जो गहराई है, मोटाई जिसे हम कहें या गहराई कहें, वो उत्तर दक्षिण है। तो वो अंदर की तरफ जो मोटाई है वो 7 राजू है सब जगह ही, लेकिन तल भाग में चौड़ाई है वो 7 राजू है। बीच में चौड़ाई पूर्व पश्चिम वो 1 राजू है। फिर ऊर्ध्व लोक के मध्य में 5 राजू है, और फिर सबसे ऊपर लोक के अंत में 1 राजू है। इस तरह से इसका विभाजन है। और जो ऊंचाई है वो 14 राजू है। देखिए हाँ बोलिए, आप पहले पूछ लीजिए। लोकाकाश किसके मध्य में स्थित है? किसके मध्य में स्थित है बताइए आप। अलोकाकाश के। लोकाकाश आकाश के मध्य में स्थित है, अलोकाकाश नहीं, आकाश के मध्य में स्थित है। उसमें ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन थे क्या? एक मिनट रुकिए। हाँ जी, ये भी तो बोल सकते हैं ना, अलोकाकाश के मध्य में। रुकिए, अलोकाकाश के मध्य में क्या स्थित है? आप इसी में से पूछ रहे हैं ना जो प्रश्न है? अपने जो प्रश्न आए थे पेपर में उसी में से पूछ रहे हैं। ऑप्शन थे क्या उसमें? नहीं, ये वो वाले नहीं, ये आपने पहले जो एक बार 10 क्वेश्चन दिए थे ना वो वाले हैं, इसमें ऑप्शंस नहीं थे। अच्छा, वो जो मैंने पहले दिए थे। हाँ वो वाले। हाँ, तो दोनों तरह से कह सकते हैं। लोकाकाश आकाश के मध्य में भी स्थित है, ये भी कह सकते हैं, और अलोकाकाश के मध्य में स्थित है, ऐसा भी कह सकते हैं। दोनों तरफ से कह सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर ऑप्शन होते हैं अपने पास में तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा। अगर ऑप्शन होते हैं तो थोड़ा चक्कर पड़ता है। बाकी अलोकाकाश के मध्य में स्थित है ऐसा भी कह सकते हैं। अनंत आकाश के बीच में लोक स्थित है ऐसा भी कथन मिलता है, और अनंत अलोकाकाश के मध्य में स्थित है ऐसा भी कथन मिलता है। तो वो दोनों सही हैं। चलिए, अभी प्रश्न और किनके रह गए हैं जिन्होंने एक बार भी नहीं पूछा है अभी तक? रजनी जी बोलिए, रजनी जी बोलिए, बाकी लोग अभी म्यूट रहिए। कहाँ कहाँ जा सकता है निगोदिया जीव? बस मनुष्य, या तो वो तिरंश बनेगा या मनुष्य, और कहीं नहीं जा सकता है निगोदिया। निगोद से निकल के सीधा नरक में जा ही नहीं सकते। नरक और स्वर्ग में 4 इंद्रिय तक के जीव ना स्वर्ग में जा सकते हैं ना नरक में जा सकते हैं, और निगोदिया 1 इंद्रिय है, तो वो 4 इंद्रिय तक के जीव नरक में भी नहीं जा सकते, स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। असैनी पंचेंद्रिय जीव वो पहले नरक तक जा सकते हैं। इसी तरह से देवगति में भी, भवनत्रिक में वो जा सकते हैं। ऐसा बिलों की गहराई वगैरह ये नहीं करनी है? नहीं, वो जो ये गहराई है वो इतनी डिटेल में, और ये जो संख्याएं इतनी दी हैं श्रेणीबद्ध बिलों की, पुष्प प्रकीर्णक बिलों की, अपने को जो मेन है कितने बिल टोटल हैं वो याद करने हैं। बाकी गहराई कितनी कितनी है वो इतना याद नहीं करना है। आकार अथवा, हाँ जी दीदी, हाँ बोलिए। लोक का आकार डैश अथवा के समान है, डैश के समान है। हाँ, लोक का आकार किसके समान है? मैंने बताया था आप लोगों को एक दिन। बताएंगे कौन लोक का आकार? मीनू दी बोलिए। पुरुषाकार। हाँ, और डेढ़ मृदंग। हाँ, ताल वृक्ष तो नहीं सुना कभी? मैंने उसमें पढ़ा था, गूगल कर रही थी तो उसमें था नहीं। देखिए, लोक का आकार किसके समान है? लोक का आकार पुरुषाकार है, पुरुष के समान है, या डेढ़ मृदंग के समान है? डेढ़ मृदंग के समान,
लोक का आकार, देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ। लोक का आकार कैसा है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, और अधोलोक का आकार कैसा है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो लोक का आकार तो है पुरुषाकार या 1.5 मृदंग के समान, और अधोलोक का आकार कैसा है, अधोलोक का आकार है उल्टा गिलास हो या आधा मृदंग हो। अपन ने उदाहरण लिया था ना, उल्टा गिलास रखें फिर उसके ऊपर एक सीधा गिलास रखें, तो वो एक उल्टे गिलास पे एक सीधा गिलास रखते हैं तो वो तो होता है लोक का आकार। नहीं, एक उल्टा गिलास फिर एक सीधा गिलास फिर वापस से एक और उल्टा गिलास, ऐसे 3 गिलास रखते हैं तो वो तो होता है लोक का आकार। और अधोलोक का आकार केवल एक गिलास अपन ने उल्टा रखा, वैसा आकार अधोलोक का होता है। या फिर दूसरा कहें आधे मृदंग के समान, वो भी अधोलोक का आकार है, आधे मृदंग के समान। 1.5 मृदंग के समान है वो पूरे लोक का आकार। 1.5 मृदंग के समान जो कहा वो पूरे लोक का है, और आधे मृदंग के समान कहा वो केवल अधोलोक का है। और ऊर्ध्वलोक का आकार कैसा है, ऊर्ध्वलोक का है पूरा एक फुल मृदंग, पूरा एक मृदंग होगा वो ऊर्ध्वलोक का आकार है। आधा मृदंग होगा वो अधोलोक का आकार है, और दोनों को मिला दिया तो 1.5 मृदंग का आकार वो पूरे लोक का आकार है। मध्य लोक का फिर क्या हुआ, जब आधा उसका हो गया बस मध्य लोक का आकार कहा जाता है झल्लरी के समान, मतलब वो तो क्योंकि वो ऐसा है ना, मध्य लोक ऐसा, उसको तिर्यक लोक भी कहते हैं। मध्य लोक इस तरह से तिरछा है तो उसको कहते हैं थाली के समान, मतलब झल्लरी शब्द आता है, जैसे प्लेट जैसे हो, बस इस तरह का है। हाइट भी कोई खास नहीं ना, 1 लाख योजन कुछ खास नहीं होती। राजुओं के आगे ये तो 7 राजू का है, और वो राजू में योजन 1 लाख योजन कुछ मायने नहीं रखते, इसलिए मध्य लोक को तो ऐसे ही निपटा देते हैं बीच में। रुमाल के समान नहीं कह सकते? किसके साथ? रुमाल के समान नहीं, रुमाल हाँ कह सकते हैं, वो आधुनिक शास्त्रों में उसके लिए। थाली तो गोल है, थाली नहीं कह रही। देखिए उसके लिए झल्लरी शब्द आता है, झल्लरी के समान। हम रुमाल अपने शब्दों में कह दें, पर वो रुमाल में फिर थोड़ी बहुत भी थिकनेस नहीं आती है। शास्त्रों में उसके लिए झल्लरी शब्द आता है। हाँ, लेकिन अभी अपन ऊर्ध्वलोक और अधोलोक और पूरे लोक, ये 3 आकार अपन ध्यान दे लें। ऊर्ध्वलोक, उधर लोक नहीं है, ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक का आकार है मृदंग के समान, पूरा मृदंग, पूरा मृदंग, या फिर एक सीधे ग्लास पे एक उल्टा ग्लास। 2-3 उदाहरण उसके लिए मिलते हैं। तो एक तो है पूरा मृदंग के समान, या कहें एक सीधे ग्लास पे एक उल्टा ग्लास रखा, ये ऊर्ध्वलोक का आकार है। और अधोलोक का आकार है कि एक ग्लास उल्टा रखा हुआ है, या फिर आधा मृदंग के समान, ये अधोलोक का। और पूरा लोक का आकार बोलेंगे, लोक का आकार कैसा है, तो पुरुषाकार कहेंगे, या 1.5 मृदंग के समान कहेंगे, या फिर 3 गिलास एक के ऊपर एक, पहले उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा, इस तरह से 3 गिलास अगर रखे हों तो वो आकार बनता है, वो लोक का आकार कहलाता है। देखिए अभी किसी के प्रश्न है या थोड़ा बहुत फिर मैं बता दूं आप लोगों को। प्रश्न है किसी के? हाथ तो नहीं दिख रहे हैं मुझे किसी का भी। देखिए पहले सूत्र से देखिए, पहले सूत्र में 7 नरक पृथ्वियों के नाम दिए हैं। 7 नरक पृथ्वियों के नाम नंबर सहित याद होने चाहिए। 5वीं पृथ्वी का क्या नाम है, 3री पृथ्वी का क्या नाम है, ठीक है ना। धूम प्रभा कौन सी पृथ्वी है, इस तरह से आपको प्रश्न आ सकता है। पंख प्रभा कौन सी पृथ्वी है, या 6ठी पृथ्वी का नाम क्या है, ऐसा। ये
फिर अब आप प्रश्न रुकिए, अब पहले मुझे बताने दीजिए। फिर ये जो इनमें, हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। नहीं वो इसमें पंख प्रभा का ना मेरे को वो याद समझ नहीं आ रहा, जैसे धूम्र प्रभा का धुआं का जैसा है और शर्करा का शक्कर का जैसा कि तो वो कीचड़ जैसी प्रभा है, इसमें समझ में नहीं आने वाली, मुझे तो कुछ बात नहीं समझ आ रही। कीचड़ जैसी प्रभा है, जैसे कीचड़ का कलर होता है। पंख को मैं कीचड़ नहीं समझी थी इसीलिए। वो अपना जो मैप है ना 3 लोक वाला, आप उसमें कलर देखेंगे तो उसी टाइप का कलर वहां दिया गया है, थोड़ा बहुत कोशिश करके, जैसी जैसी प्रभा है। पंकज इसीलिए बोलते हैं पंख के लिए। हाँ देखिए, थोड़ा फास्ट लेना पड़ेगा, टाइम अपने पास ज्यादा नहीं है, फटाफट आप लोग देखते जाइए। ये नाम और इनके नंबर, फिर इसके बाद में जो ये तीनों वात वलयों की डेफिनेशन है, घनोदधि किसे कहते हैं, घन वात वलय किसे कहते हैं, तनु वात वलय किसे कहते हैं, तीनों वात वलयों की डेफिनेशन। इसके बाद में इनकी प्रभा, कहाँ कैसी प्रभा है, बुक से चलते जाइए, मैं आपको बुक से बता रही हूँ। जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी वीडियो ऑफ करके पीडीएफ खोल लें, तो पीडीएफ से देखते जाएं। और फिर इसके बाद में ये इसको अधोलोक क्यों कहते हैं, इधर आ जाइए 139 पेज पे, कि अधोलोक क्यों कहते हैं, कि ये नीचे नीचे हैं, ये जो रचनाएं हैं। आवाज सबको नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? तो वो पर्टिकुलर किसी को नहीं आ रही होगी, ठीक है। पेज नंबर क्या बताया? 139। 139। तो अधोलोक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नीचे नीचे, एक के नीचे एक है, इसलिए इनको अधोलोक कहते हैं। फिर इस रत्न प्रभा भूमि के 3 भाग हैं, खर, पंख और अब्बाहुल। फिर खर में कौन रहते हैं, पंख में कौन रहते हैं, अब्बाहुल में कौन रहते हैं, ये बराबर यहाँ लिखा हुआ है, ये अपने को याद से अच्छे से याद करना है। फिर केवल पहली भूमि में ये कितने कितने योजन, तीनों भाग कितने कितने योजन में है, पहली भूमि के आपको याद करने हैं जरूर से। आगे की भूमियों के भी करें, अच्छी बात है कि कौन सी पृथ्वी कितनी मोटी है, लेकिन ये पहली भूमि के तो खर भाग 16,000 योजन, पंख भाग 84,000 और अब्बाहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। टोटल मिला के 1,80,000 योजन ये पहली पृथ्वी है। इसके बाद में जो लास्ट वाला पैरा है वो भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसमें से भी प्रश्न बन सकता है, कौन किसके आधार से स्थित है। लास्ट वाला जो पैरा है इस पेज पे, कौन किसके आधार से स्थित है, वो भी आपको देखिए। आपको एग्जाम के लिए अपनी जो 6 सूत्र है ना, बुक में जितनी 6 सूत्र का वर्णन है वो तो अच्छे से पढ़ना है, कम से कम 2 बार 3 बार, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वे कौन कहाँ से जा सकता है, कहाँ आ सकता है, वो और साथ में। फिर इसके बाद में बिल की बात है, तो किस भूमि में कितने बिल हैं, संख्या कौन सी 5वीं भूमि में, उसका नाम क्या है, उसमें कितने बिल हैं। तो ऐसे बिलों की संख्या 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, ये सब आपको अलग अलग बराबर याद करनी है। और ये बिल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बिल होते हैं। और कौन, यानी इंद्रक बिल किसे कहते हैं, श्रेणीबद्ध बिल किसे कहते हैं, प्रकीर्णक बिल किसे कहते हैं, जो इनकी डेफिनेशन है वो भी आपको ध्यान रखनी है कि किसको इंद्रक बिल कहते हैं। और पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल और 7वें नरक का इंद्रक बिल, ये 2 बिलों के नाम याद करने हैं। पहले नरक के पहले पटल का इंद्रक बिल सीमंतक, वो नाम याद करना है। और 7वें नरक का इंद्रक बिल अप्रतिष्ठान, वो नाम आपको याद करना है, 2 नाम। और किस नरक में कितने पटल हैं, किस नरक पृथ्वी में कितने पटल हैं, यही पैरा चल रहा है अपना 140 पेज पे। नरक की भूमियां 49 पटलों में विभाजित है, और फिर पहले नरक में 13, फिर दूसरे में 11, इस तरह से किस नरक में कितने पटल हैं वो पटल भी याद करने हैं। इसके बाद में बस ये इनकी डेफिनेशन हो गई बिलों की, कौन सा बिल किसको कहते हैं। ये जो पीछे चार्ट दिया है 142 पेज पे,
वो अलग अलग आपको संख्या याद करने की जरूरत नहीं है। श्रेणीबद्ध बिल कितने हैं, पुष्प प्रकीर्णक कितने हैं, केवल जो टोटल है 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, वो टोटल याद करना है। ठीक है, जो सूत्र में अपने को टोटल दिया है वो टोटल ही याद करना है। जो 142 पेज पे पीछे चार्ट दिया है, श्रेणीबद्ध बिल कितने हैं, पुष्प प्रकीर्णक कितने हैं, ऐसे अलग अलग याद नहीं करने, वो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, वो याद नहीं करनी है। 13 इंद्रक मिले तो आपसे मत तक नाम एक ही नाम याद रखना है। हाँ, एक ही नाम याद करना है, मेरी तरफ से एक ही करना है, बाकी आप सारे करें, अच्छी बात है। वही बता 13 है ना, तो उसमें देखिए वो सबके हिसाब से चलना पड़ता है ना, बहुत सारे नाम हो जाएंगे। जो लोग बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं और सब एज के भी लोग हैं अपने क्लास में, सब एज के हैं और सब तरह के हैं, कोई बहुत पढ़े हुए हैं, कोई पहली बार पढ़ रहे हैं, तो सबको देख के अपन को बहुत ज्यादा कोर्स कठिन ऐसा नहीं रखना है कि सबको भार हो जाए, ऐसा नहीं करना है। तो जिसको इच्छा है और जिसको रुचि है वो करें। मीना चाची आपको पूछना है कुछ? आप अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। ये जो रत्न प्रवाह भूमि है और अब्बुल भाग है, तो दोनों का एक ही बोलेंगे? जैसे स्टार्ट अब्बुल भाग से होता है प्रथम नरक, हाँ, तो प्रथम नरक की भूमि का नाम रत्न प्रवाह और अब्बुल भाग नहीं, ये रहेगा। रत्न प्रभा ही कहते हैं। जब ऐसे हम नाम गिनाएंगे ना, प्रथम नरक पृथ्वी का नाम क्या है, तो रत्न प्रभा ही कहेंगे, अब बहुल नहीं कहेंगे। जब केवल नहीं, स्टार्ट वहीं से होगा, लेकिन फिर भी हम जब सामान्य कथन करेंगे, कॉमन कथन करेंगे, तो पहली नरक पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा कहेंगे। फिर उसमें जब हम विशेष करेंगे, उसकी डिटेल करेंगे, तब फिर बताएंगे कि उसके भी 3 भाग हैं और नरक तो तीसरे भाग से शुरू होता है। तो जब सामान्य पूछा जाएगा तो सामान्य ही हमको जवाब देना है। तो पहली नरक पृथ्वी का नाम क्या है, तो रत्न प्रभा कहेंगे। और विशेष जब पूछा जाए कि रत्न प्रभा के कितने भाग हैं, उसमें से नरक किसमें है, नारकी कहाँ रहते हैं, तब विशेष जवाब देंगे। ठीक है। इसके बाद में नारकियों के दुखों का वर्णन, जो सूत्र 3, 4 और 5 है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो बिलों की गहराई याद नहीं करनी ना। नहीं, बिलों की गहराई रहने दीजिए, वो थोड़ी ऐसी है। बाकी बिलों के आकार कैसे होते हैं, तो सामान्य सी एक लाइन है कि अशुभ आकार वाले हैं, ऊंट आदि के समान अशुभ आकार वाले हैं, इतना सा याद कर लीजिए। इसके बाद में नारकियों के दुखों का वर्णन, तो ये जो सूत्र के अर्थ हैं कि नारकी जीवों के नित्य ही अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर शरीर, अशुभतर वेदना, अशुभतर विक्रिया होती है। ये फिर नारकी जीवों को किस तरह से दुख होते हैं, तो वो परस्पर भी दुखों को उत्पन्न करते हैं, उनके शरीर से भी उनको दुख होता है। और फिर जो तीसरा सूत्र है कि भवनवासी देव आकर भी उनको लड़ाते हैं, इस तरह के वहां नरक में दुख होते हैं। तो इससे रिलेटेड भी कोई प्रश्न आपको मिल सकता है कि नारकियों के किस तरह के दुख होते हैं। ज्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑप्शन उसी में मिलेंगे, इसलिए आपको दिख जाएगा। अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको वो लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आपको याद आ जाएगा कि इसका तो ये आंसर होना चाहिए। तो आप ध्यान से पढ़ लें, अर्थ को ध्यान से पढ़ लें, जो किताब है उसको ध्यान से पढ़ लें। ज्यादा सिर पे बोधरेशन लेने की जरूरत नहीं है, बस स्वाध्याय अपन कर लें, थोड़ा सा इस बहाने पढ़ाई हो जाए, ये अपना उद्देश्य रहता है। इसके बाद में ये जो थोड़ा सा ये जो पेज है ना, पेज नंबर 143 और 144, ये दोनों पेज भी अच्छे से पढ़ने। लेश्याएं, कौन से नरक तक तो देवों का गमन होता है, फिर कौन से नरक में कौन सी लेश्याएं हैं, जो 144 का फर्स्ट पैरा है, तो कहाँ कहाँ कौन सी लेश्याएं, ये याद करनी है आपको। मोटा मोटा सा है, पहले और दूसरे में कपोत लेश्या है, फिर तीसरे में मिक्स है, कपोत है और फिर नील है, फिर चौथे में नील है, पांचवे में मिक्स है, नील भी है और कृष्ण भी है, और छठे में कृष्ण है और सातवें में भी कृष्ण है, परम कृष्ण है। तो ये याद रखना है। और ये बिल कितने उष्ण वाले हैं, कितने शीत वेदना वाले हैं, बिलों की संख्या,
तो चौथी पृथ्वी तक सारे उष्ण वेदना वाले हैं। 5वीं पृथ्वी में 2 लाख बिल उष्ण वेदना वाले हैं। ये किताब में जो लिखा है वही याद करना है। अगर नोट्स में दूसरी संख्या दी है तो वो संख्या याद नहीं करनी, क्योंकि 2 इसके मिलते हैं, कहीं कहीं 2.25 लाख भी आता है 2 लाख की जगह। तो हमको ये जो अपनी बुक में लिखा है वो एक ही को याद करना है ताकि सबका सिमिलर रहे, ठीक है। तो 2 लाख बिल उष्ण वेदना वाले हैं, 1 लाख बिल शीत वेदना वाले हैं 5वीं पृथ्वी में, और 6ठी और 7वीं में सारे शीत वेदना वाले ही बिल हैं, ऐसा। और यानी ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 143 और 144, ये पूरे आपको अच्छे से पढ़ना भी है, याद भी करना है। इसके बाद में है लास्ट सूत्र है नारकी जीवों की आयु। नरक में कितनी कितनी आयु है? तो जघन्य आयु सबसे पहले नरक की जघन्य आयु है 10,000 वर्ष, और फिर यहाँ सूत्र में उत्कृष्ट आयु बताई है। तो पहले नरक में उत्कृष्ट आयु 1 सागर, फिर 3 सागर, 7 सागर, इस तरह से उत्कृष्ट आयु। और जघन्य आयु कैसी होगी? तो जघन्य आयु पहले नरक की बता दी। जिन लोगों को ये ऐसा समझ में नहीं आता हो और अभी लिखा भी नहीं हो, तो वो थोड़ा सा लिख लें, ऐसे चार्ट जैसा बना लें, केवल आयु के लिए ही, एक एक चीज के लिए अलग अलग ही, चाहे इकट्ठा सब चीजें। तो मैंने पहले भी आपको कहा था एक चार्ट बना ले, तो आपको सारा कुछ बहुत सारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, एक ही जगह आपको सारी चीजें हो जाएगी। तो जघन्य आयु का एक कॉलम बनाएं, एक उत्कृष्ट आयु का कॉलम बनाएं। बस कुछ संख्याएं लिखनी है, बहुत ज्यादा रिटन वर्क नहीं है, लेकिन उससे आपको याद हो जाएगा, याद करने में आसानी रहेगी। तो फिर इस कॉलम में, एक कॉलम में लिखेंगे नरक। तो पहला नरक, उसकी जघन्य आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु 1 सागर। फिर दूसरा नरक, उसकी जघन्य आयु हो जाएगी 1 सागर प्लस 1 समय, 1 सागर प्लस 1 समय, और उत्कृष्ट आयु 3 सागर। तो जो पिछले नरकों की उत्कृष्ट आयु है वो आगे वाले नरकों की जघन्य आयु, उसमें 1 समय प्लस करके उसकी जघन्य आयु हो जाएगी, इस तरह से ये। और ये जो सागर की नाप है, यहाँ पेज नंबर 145 पे सागर की नाप, सागर कितना बड़ा होता है? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। ये जो सागर की नाप यहाँ जो दी गई है वो भी आपको ध्यान से पढ़नी है। इसके बाद में बस वो नरक के दुख हैं। ये पेज आप लोग, नरक की परिभाषा दी है 146 पेज पे। नरक तक ही आएगा बस? हाँ, नरक तक ही आएगा, नरक तक ही आएगा, 6 नंबर सूत्र तक ही आएगा। ठीक है। तो नरक किसे कहते हैं? कि ना रतायति नारका, जहाँ जीव रमे नहीं उस स्थान को नरक कहते हैं। ये नरक की डेफिनेशन है और सामान्य सा है। ये दोनों पेज आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी कोई प्रश्न हो सकता है। सामान्य से 1-2 बार इस पेज को भी पढ़ लीजिएगा। ये तो अपनी बुक में से हो गया इतना, है ना। इसके बाद में जो अपन ने कौन से जीव किस नरक तक जा सकते हैं और नरक से निकलकर क्या बन सकते हैं, ये जो बातें अपन ने देखी है, ये बात। इसके अलावा कुछ और नियम अपन ने देखे थे, जैसे कि नरक से निकलकर कोई भी जीव चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण नहीं होता है, ऐसे भी नियम अपन ने लिखे थे। मुझे ध्यान नहीं है, मैंने जो आपको नोट्स दिए थे उसमें वो नियम आए थे या नहीं आए थे उसमें। हाँ, तो वो आप नोट्स अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। नारकियों को क्या खाने पीने को मिलता है, नारकी क्या खाते हैं, भूख प्यास लगती है तब क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, ये सब मैंने आपको इसमें दिया है। बस आप ये अपने 6 सूत्र तक का जो बुक में जितना विषय है वो, और थोड़े से जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए थे वो, तो वो क्वेश्चन आंसर में से काफी चीजें तो अपनी रिपीट हैं, जो बुक में है वही हैं। 2-4 चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। मेरी तरफ से इतना ही है। प्रश्नों के टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं, 4 ऑप्शन वाले आएंगे, और हाँ ना वाले बड़ी सावधानी से, तसल्ली से करें, हड़बड़ी नहीं करें। ऐसे नहीं सोचे टाइम हो रहा है बंद हो जाएगा, आराम से करें। मैं आपको ग्रुप कल खोल भी दूंगी, और मैं जब तक सबका, किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरा अभी बाकी है,
वो ग्रुप पे मैसेज डाल दें कि अभी मेरा नहीं हो पाया है, अभी कर रही हूँ, इतना सा मैसेज वो डाल दें। और नहीं भी डालेंगे तो मैं आपको पूछूंगी ग्रुप में सबका हो गया कि नहीं, फिर आप जवाब दे दें, तो तभी मैं बंद करूंगी। ऐसे घबराएं नहीं कि क्योंकि टाइम लग सकता है, सबमिट करने में भी हो सकता है कल उस दिन हो गया था, लेकिन कल हो सकता है टाइम। हाँ कल ही है। और सबसे सबमिट हो गया था, कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी? वो प्रश्न आया था सबके पास में, वो गूगल वाला वेरिफिकेशन वाला आया था? नहीं आ पाया था हमारे नहीं, आपके वाले पेपर में नहीं आया, तो वेरीफाई वाला नहीं आया। नहीं आया? हमारे में नहीं आया। नहीं आया था हमारे नहीं आया। चलिए तो ऐसा हो गया, पता नहीं क्यों हो गया किसी के, मैंने इसलिए तो आपको भेजा था वो कि आपको वो वेरिफिकेशन आ जाए। हमारा भी नहीं आया दीदी। चलिए कोई बात नहीं। अब ये तो वो गूगल वालों ने सोचा होगा कि ये लोग परेशान होते हैं तो नहीं दे, क्या मालूम। वो कभी आते हैं कभी नहीं आता है, वो ऐसे जरूरी नहीं होता है। लेकिन अब तक तो जो भी हुए शायद सब में आए थे, अपने पहले जो पेपर हुए सब में आए, तो उस दिन ही ऐसा हो गया कि नहीं आया। अब जो भी है आप लोग जहां तक हो पेपर जब सबमिट करना हो आपको, तो आप अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखें। अगर बच्चे वगैरह कोई यंग हैं घर में तो उनसे ही करवाएं, उनसे सीख लें कैसे कर रहे हो, पर उनके हाथ से ही करवाएं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। क्योंकि अगर वो सबमिट नहीं होगा तो आपको पूरा दोबारा से ही भरना पड़ेगा और कुछ उसका इलाज नहीं होता है। और वो जो दोबारा भरते हैं, तिबारा भरते हैं, फिर वो उनके इतने पसीने आ जाते हैं कि फिर वो सोचते हैं कि अब रहने दो, ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए अगर बच्चे हैं कोई हैं तो उनकी निगरानी में ही सबमिट करें, और अगर नहीं है कोई तो फिर खुद ट्राई करें, और नहीं हो पाता है तो फिर मुझे इन्फॉर्म करें। जैसे भी जो होगा वो बाद में अपन देखेंगे, जो भी व्यवस्था होगी। लेकिन अगर बच्चे हैं तो पहली बार आप जो पहली बार कर रहे हैं वो उनके सामने बैठ के ही सबमिट करें, ठीक है ना? गूगल का एक बार दोबारा बता दीजिए। देखिए पूरा पेपर जब आपका हो जाएगा, पेपर पूरा हो जाएगा, उसके बाद में एक प्रश्न आएगा गूगल की तरफ से, कुछ चित्र दिखाएंगे, उसमें कुछ चित्र होंगे और वो पूछेगा एक नाम की, जैसे आपको गाड़ियां दिखा दी और उसमें वो नहीं आया लेकिन आ सकता है, कल आ सकता है, अभी नहीं आया लेकिन कल आ सकता है। देखिए मेरी सुनिए एक मिनट बात पूरी। तो वो उसमें वो गाड़ियां दिखा देगा, फिर उसमें से पूछेगा कि इसमें ट्रक कौन सा है, ऐसा उसमें प्रश्न होगा। इंग्लिश में लिखा होगा, थोड़ा ज्यादा कठिन इंग्लिश नहीं होगी, समझ लीजिएगा। और जो आपको ट्रक का चित्र दिखे उस ट्रक पे आपको दबा देना है बटन, ठीक है? और अगर गलत होगा तो दोबारा से आता है, वो 3 बार आता है। ये कह रहे हैं अंकल 3 बार आता है वो प्रश्न। हाँ जी, उसमें से जैसे 6 चित्र हैं तो ट्रक भी 3 हो सकते हैं, तीनों ट्रकों पे लगाना। अच्छा भाई, क्योंकि ये एक्सपीरियंस क्या है, जो लोग पेपर देते हैं उनको पता है, मैं देती नहीं, उसने मुझे ज्यादा नहीं मालूम है। अंकल ऐसा कह रहे हैं, जैसे हाँ ब्रिज पूछ लिया तो ब्रिज 3 होंगे उसमें, हाँ तीनों पे लगाना कौन से ब्रिज। ठीक है। तो वो जो प्रश्न पूछेंगे उसमें जो भी चित्र का नाम पूछा है, ऐसा नहीं कि वो एक ही होगा, 3 भी हो सकते हैं। जितने चित्र हैं उसमें से जितने आपको, मोटरसाइकिल वो पूछा तो जितनी आपको मोटरसाइकिल दिख रही है सब पे आपको लगा देना है, और फिर उसके बाद में सबमिट दबाना है। वो होते भी पूरा नहीं होगा, उसके बाद में सबमिट लिखा हुआ आएगा, सबमिट दबाना है, तब सबमिट होगा। और अगर सबमिट हो गया होगा तो ये लिखा हुआ आएगा योर रेस्पॉन्स हैज बीन क्या रिकॉर्डेड, ऐसा लिखा हुआ आएगा कि आपका रेस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गया है, ऐसा आपको लिखा हुआ आएगा। तो आप समझ जाएंगे कि सबमिट हो गया है। अगर ये लिखा हुआ नहीं आ रहा है इसका मतलब सबमिट नहीं हुआ है, और वो सबमिट भी दबाना है आपको। नहीं दबाएंगे और आप सोचेंगे हो गया, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है? और किसी को कोई भी समस्या हो, कुछ भी बात हो, तो पढ़ाई से संबंधित भी कोई बात हो, मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे मैसेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं सोचे, आपस में पूछ सकते हैं, आपस में पूछ लें, नहीं तो मेरे को मैसेज करके पूछ लें, कोई दिक्कत। हाँ किरण आंटी बोलिए। वाली मिट्टी खाते हाँ नार की मिट्टी खाते हैं, ये मैंने बताया भी था आपको पढ़ा के, कि फिर उस मिट्टी की दुर्गंध कितनी है कि वो वहाँ के दाना में ऐसे है कि एक दाना भी अनाज का
अनाज का नहीं मिलता, अनाज का नहीं मिलता। अच्छा, मिट्टी खाते हैं। अनाज का नहीं मिलता, मिट्टी खाते हैं। हाँ हाँ, पानी नदी का पानी। हाँ, पानी भी नहीं मिलता, अनाज का दाना भी नहीं मिलता। छेड़ाला में भी सही लिखा है, लेकिन कुछ भी नहीं खाते ऐसा भी नहीं है। नारकी वहाँ की अत्यंत दुर्गंधित मिट्टी खाते हैं। वो दुर्गंधित इतनी दुर्गंध है कि यहाँ पहले नरक के पहले पटल की मिट्टी का एक कण आ जाए तो आधा कोस के जीव यहाँ मर जाएं। उसकी भी पूरी कैलकुलेशन आती है। पानी नहीं पीते हैं। हाँ, पानी नहीं पीते हैं। और कल पेपर आया, मैंने पानी पीते हैं। जैसे नारकी क्या पीते हैं? ऐसा नहीं है। और अगर वो पीते भी हैं तो वहीं की जो वो वैतरणी नदी वगैरह है उसको पानी समझ के वो जो चीजें हैं ऐसे पीते हैं। देखिए, पीने में भी बताते हैं कि वो वहाँ पे लोहा पिघला पिघला के पिलाते हैं नारकियों को। जो यहाँ शराब वगैरह पीते हैं उनको वहाँ नारकी लोहा पिघला पिघला के पिलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं पीते हैं या ऐसा, बिल्कुल। लेकिन जिसे हम खाना पीना कहते हैं, जैसा पानी होता है, जैसा पानी हम पीते हैं वैसा पानी और जैसा भोजन हम करते हैं अनाज, वो वहाँ नहीं होता है, वो नहीं होता है ऐसा। द्रव्य संग्रह की होगी। हाँ, द्रव्य संग्रह की होगी। द्रव्य संग्रह की 2 से 3 होगी। मिट्टी है तो फिर वहाँ देव भी तो रहते हैं। देव प्रथम नरक के प्रथम पटल में नहीं रहते। देव तो रहते हैं खर भाग में और पंख भाग में, और प्रथम नरक का प्रथम पटल है अबहुल भाग में, इसलिए देव तो रहते नहीं है। और दूसरी बात, जो देव जाते हैं वहाँ लड़ाने भी जाते हैं, अथवा कुछ उपदेश देने भी जाते हैं सम्यक्त्व के, तो उनको नहीं आती है वो। ये तो जिनके पाप का उदय है उन्हीं को दुर्गंध आती है। देवों के इतना पुण्य का उदय है कि वहाँ का वातावरण उनको कुछ इफेक्ट नहीं डालता, वो प्रभावित नहीं होते। देखिए, जो पहले नरक का 13 पटल है वो 13 ही पटल अबहुल भाग में है। खर भाग में और पंख भाग में तो नरक है ही नहीं। नरक स्टार्ट हो रहा है अबहुल भाग से, और उस अबहुल भाग में 13 पटल हैं। तो उसमें से पहला पटल, दूसरा पटल, ऐसा उस अबहुल भाग के पटल हैं। हाँ, मधुलिका जी बोलिए। उसमें 16 पटल है, तो उसमें 16 का नियोजन है, तो उसमें शुरू के एक और लास्ट का तो उसमें तो है ही नहीं ना पटल। देखिए, वो आप पूछ रहे हैं, वो फिर उसका पूछ रहे हैं खर भाग में, वो चित्रा पृथ्वी के 16 हिस्से पूछ रहे हैं। तो वहाँ पटल की बात ही नहीं है ना, वहाँ तो देव रहते हैं, भवनवासी अव्यंतर। वहाँ पटल कहे नहीं गए, पटल कहे हैं जहाँ नारकी रहते हैं उस जगह पे। देखिए, हाँ, जो पटल है वो नरक के एरिया के कहे हैं। देखिए, ये पहला नरक। अब इस पहले नरक की समझ लीजिए 3 हिस्से कर दिए अपन ने। ये खर भाग, ये पंख भाग, ये अबहुल भाग। तो इन 2 में तो पटल वटल की इनमें अलग व्यवस्था है। यहाँ तो देव रहते हैं ना, भवनवासी और व्यंतर, दोनों में मिला के भवनवासी और व्यंतर रहते हैं। अब जो पटल है वो इसमें है। ये जो अबहुल भाग है, इस अबहुल भाग में 13, अब इसके 13 लेयर्स, इसमें 13 मंजिलें बनाओ ऐसा। इसमें है वो 13 पटल, और यहाँ रहते हैं नारकी। यहाँ तो नारकियों का चक्कर ही नहीं, वो जो दुर्गंधित मिट्टी वगैरह है वो सब इनमें है, खर भाग में और पंख भाग में नहीं है वो सब। तो फिर ये अपना ये ऊपर के भाग में तो फिर ये जीव तो नरक में, फिर जीव असुर देव, देवता देव नरक में नहीं रहते हैं। नरक में नहीं रहते, नरक में नहीं रहते। असुर कुमार और भवनवासी देव नरक में नहीं रहते, वो तो देव हैं, वो नरक में नहीं रहते, अधोलोक में रहते हैं। देखिए, असुर कुमार और व्यंतर देव अधोलोक में रहते हैं, नरक में नहीं रहते। नरक वास्तव में स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, लेकिन कहते हैं इनको पूरी पहली पृथ्वी, ये अधोलोक का हिस्सा है, लेकिन नरक स्टार्ट हो रहा है अबहुल भाग से। नरक में नारकी रहते हैं, और समझ लीजिए 1 इंद्रिय है पृथ्वी का अधिक। और अधोलोक में कौन रहते हैं ये पूछा जाएगा,
तो अधोलोक में कौन रहते हैं? तो अधोलोक में भवनवासी व्यंतर देव भी रहते हैं, नारकी भी रहते हैं, और 5 प्रकार के स्थावर जीव भी रहते हैं, वो सब रहते हैं। चलिए पहले मधुलिका जी बोलिए, आप बहुत देर से हाथ खड़ा कर रखे हैं, बोलिए। अंक भाग में कौन रहता है? पंख भाग में जो असुर कुमार जाति के देव हैं और राक्षस जाति के व्यंतर, असुर कुमार जाति के भवनवासी और राक्षस जाति के व्यंतर, वो पंख भाग में रहते हैं। और खर भाग में बाकी के 7 प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी वो रहते हैं। हो गया? हाँ, हो गए सबके प्रश्न? हाँ, आभा आंटी बोलिए। नरक से निकलकर नहीं बनेगा जीव कर्म भूमि में, कौन कौन से? फिर से बोलिए प्रश्न। नरक से निकलकर नहीं जीव बनेगा कर्म भूमि में। नहीं जीव बनेगा कर्म, भूमि में कौन? कर्म भूमि में कौन कौन से? तो वो चक्रवर्ती नहीं बनेगा, नारायण नहीं बनेगा, प्रति नारायण नहीं बनेगा, बलभद्र नहीं बनेगा नरक से निकलकर। पर्याप्ति और मनुष्य और तिर्यंक। हाँ, अपर्याप्त नहीं होगा, असैनी नहीं होगा, अपर्याप्त भी नहीं होगा, नहीं। देखिए किसकी आवाज आ रही है? नरक से निकलकर चक्रवर्ती। एक मिनट रुकिए, एक प्रश्न का उत्तर हो जाए फिर बोलिए। नरक से निकलकर चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र ये महापुरुष नहीं होगा, और असैनी नहीं होगा, अपर्याप्तक नहीं होगा, भोग भूमि में नहीं होगा, कर्म भूमि में ही होगा, गर्भज ही होगा, सम्मूर्छन नहीं होगा। तो वो नियम लिखाया था ना आपको, गर्भज, सैनी, पंचेंद्रिय, मनुष्य या तिर्यंश कर्म भूमि में ही होगा नरक से निकलकर। ऐसा हो गया? हाँ, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? देखिए आपको ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, नरक से निकलकर जीव हो सकता है, ऐसा प्रश्न लिखा, फिर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा 4 इंद्रिय, या फिर चक्रवर्ती, या फिर आ जाएगा बलभद्र, और फिर आ जाएगा कर्म भूमि का मनुष्य। तो जो सही है भाई, नरक से निकल के क्या हो सकता है कि कर्म भूमि का मनुष्य हो सकता है, चक्रवर्ती नहीं हो सकता, और जो भी ऑप्शन अपन ने बोले वो नहीं हो सकता है। ऐसे नियम आपने जो पन्ने भेजे उसमें नहीं आया। हाँ, उसमें नहीं आया, अभी आप लिख लीजिए। वो पढ़ाते समय तो पढ़ा दिया था मैंने, मेरे को भी लिख लीजिए, आप वापस से लिख लीजिए। हमने पढ़ा था, जब पढ़ा था, हाँ मैंने पढ़ाते समय लिखाया था। ये तो मैंने आपको मैंने बता दिया था कि मेरे को जितना जो रिटन में मिल गया उतना मैंने भेज दिया, और ज्यादा अलग से लिखने का मेरे पास टाइम था नहीं, तो बाकी जो पढ़ाया है वो थोड़ा और। नहीं, भेजने में तो किसी ने लिखा है, तो मुझे भेज दीजिएगा तो मैं कर दूंगी फॉरवर्ड। बाकी लिख लीजिए आप, इतना सा है, नरक से निकलकर। एक मिनट म्यूट कर रही हूँ मैं सबको। हाँ, और कर्म भूमि में गर्भज, पर्याप्तक, सैनी, पंचेंद्रिय, मनुष्य या तिर्यंश ही होगा। तो इसके अलावा जो है इससे अपोजिट बातें वो नहीं होगा, यानी भोग भूमि में नहीं होगा, समूर्छन नहीं होगा, अपर्याप्तक नहीं होगा, वो इसके अपोजिट जो चीजें हैं वो नहीं होगा। हाँ, यही होगा। तो अभी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए क्या नहीं होगा, तो उससे अपोजिट वाले जो चीजें हैं वो नहीं होगा, ऐसा।
नरक से निकल के भी बन सकता है। म्यूट करवाइए ना सबको। मैं म्यूट करी हूँ 1 मिनट पहले, फिर तुरंत ही सब वापस से अनम्यूट कर लेते हैं, तभी तो। आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए, किस किस का अनम्यूट हो रखा है, आपस की बातें कर रहे हैं तो डिस्टरबेंस हो जाता है। अगर आपको प्रश्न पूछना भी है तो जब तक मैं नहीं कह रही हूँ तब तक अनम्यूट मत करिए। हाँ स्नेह जी, आपको पूछना है कुछ? अनम्यूट करिए। पूछना है तो अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज चालू करिए। मैं पूछ रही हूँ कि नरक से निकलकर कर्म भूमिका गर्भस्थ पर्याप्त शैली पद्धति में मनुष्य क्रियाशील होगा। हाँ हाँ, तो क्या पूछ रहे हैं? पढ़ा नहीं था ये बातें पढ़ा है, तो थोड़ा सा इसका ये नारियों का थोड़ा सा बता। देखिए अब तो पूरा बताने का तो टाइम नहीं, 4:10 हो गए। वो तो समझ में आ गया, ये जो बस चक्रवर्ती और इनका ही पूछ रहा है। हाँ तो वो अभी मैंने बोला ना, वो फिर से लिख लीजिए। नरक से निकलकर चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र, ये नहीं होगा। और सैनी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, गर्भज, कर्म भूमिका मनुष्य या तिर्यंश ही होगा। लेकिन ये भी जो ये देखिए, ये भी जो नियम है, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो नरक से निकलकर कर्म भूमिका गर्भज, पर्याप्तक, सैनी, पंचेंद्रिय, मनुष्य या तिर्यंश ही होगा, ये नियम भी 6ठे नरक तक का है, मनुष्य या तिर्यंश वाला। ये सामान्य नियम 7 नरकों के लिए हम बोलते हैं, लेकिन 7वें नरक का नियम स्पेशल है। 7वें नरक से निकल के और सारी बातें तो वही है, कर्म भूमिका होगा, गर्भज होगा, पर्याप्तक होगा, लेकिन वहां तिर्यंश ही होगा, मनुष्य नहीं होगा। भाई कोई आप फिर ऐसा सोचो कि आपने तो नियम लिखाया था मनुष्य या तिर्यंश होगा, तो फिर 7वें वाले को भी मनुष्य बना दो, तो 7वें से जो निकल के आएगा वो मनुष्य नहीं बनेगा, 7वें से निकल के आएगा वो तिर्यंश ही होगा। ये 7वें का स्पेशल नियम है। और सामान्य नियम बाकी के 6 नरकों के लिए कि वो मनुष्य भी हो सकते हैं और तिर्यंश भी हो सकते हैं, ऐसा। तो ये सब सारे नरकों का हुआ, तो प्रथम और द्वितीय का तो मोक्ष और वो जाहिर है ना। देखिए वो 1 मिनट सुनिए, रुकिए शशि जी, 1 मिनट रुकिए। देखिए वो जो अपन ने लिखा है कि वो तीर्थंकर बन रहे हैं या मोक्ष जा रहे हैं, वो तो नरक से निकलकर कोई हाईएस्ट यानी उत्कृष्ट दशा प्राप्त करे। तो कौन सी उत्कृष्ट दशा प्राप्त कर सकता है? नरक से निकला है, फिर भी कोई जीव तीर्थंकर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? इतनी उत्कृष्ट दशा तो बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो जीव पहले दूसरे तीसरे नरक से निकलेंगे वो सारे तीर्थंकर ही बनेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उत्कृष्ट दशा प्राप्त करे तो वो क्या कर सकता है? 6ठे नरक से निकला है तो वो उत्कृष्ट दशा में क्या कर सकता है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, इतना कर सकता है। और 7वें नरक से निकल के तो सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ये जो बताए हैं ये उत्कृष्ट दशा बताई है। ऐसे ही जो जाने वाले की बताई है कि पक्षी जाएंगे तो तीसरे नरक तक और सांप जाएंगे तो 4थे नरक तक, तो ये हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा कोई पाप करे तो इतना पाप वो कर सकते हैं पक्षी कि तीसरे नरक तक जा सकते हैं। ये उत्कृष्ट दशा बताई है। वो जाएंगे ही जाएंगे या सारे ही जाते हैं, जाना कंपलसरी है, उससे ऊपर वाले नरक में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। जो नीचे वाले नरक में जा सकते हैं वो ऊपर वाले नरक में तो जा ही सकते हैं। वो तो पाप कितना कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हाँ, 6ठे नरक तक के जीव निकल के सम्यक दर्शन ले सकते हैं। चलिए स्नेह जी, आप वापस से अनम्यूट करिए, वापस से आवाज चालू करिए आपकी। हाँ, 5वें नरक के जो जीव है, 5वें और 4थे नरक के लिए महाव्रती और देशवती बन सकते हैं। 4थे नरक से निकल के तो मोक्ष भी जा सकते हैं और 5वें नरक से निकल, हाँ
चौथे नरक से निकला है, तीर्थंकर नहीं बनेंगे लेकिन सामान्य मुनि बन के मोक्ष जा सकते हैं। और 5वें नरक से निकले हैं तो वो मुनि बन सकते हैं, मोक्ष नहीं जा सकते, महाव्रती हो सकते हैं 5वें नरक से निकल के। हाँ ठीक है, अब काफी टाइम हो गया है, अब आप लोग पढ़ाई करिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, जितना मैंने आपको कोर्स बताया है वो पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ज्यादा कंफ्यूज होंगे तो ज्यादा ऐसा लगेगा। अब कंफ्यूज मत होइए, जितना कोर्स आपको बताया है उतना ही पढ़िए, उसको कुछ चीजें याद करने की है वो याद कर लीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, और ज्यादा कुछ कठिन नहीं है पेपर, आ जाएगा आसानी से आप लोगों को कल। हाँ बोलिए शशि जी, आपको कुछ बोलना है? थैंक यू। अच्छा ठीक, ओके।